Write the major product obtained upon A. The mononitration of 3-methylphenol। 3-methylphenol का मोनोनाइट्रेशन हो तो क्या प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं? डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-methylphenol। डाइनाइट्रेशन हो, दो नाइट्रो ग्रुप्स अटैच करवाए जाएं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-methylphenol and the mononitration of phenyl methanoate। तो ये नाइट्रेशन की रिएक्शन से इनके मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इनमें क्या प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो फाइंड करने की कोशिश करें। 3-methylphenol, फिनॉल ये है, 3 का मतलब मेटा पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, इस तरह के कंपाउंड्स को क्रेसॉल भी कहते हैं, मेटाक्रेसॉल। मोनोनाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 की मदद से, ठीक है ना। HNO3 प्लस H2SO4 ये नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन फिनॉल्स के केस में हम सिर्फ HNO3 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना होगा कौन कौन सी पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कौन कौन सी पोजीशंस एक्टिवेटेड हैं। फिनॉल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा दोनों तरह की पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इवन मिथाइल भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और मिथाइल भी अपने रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशंस हैं, ठीक है ना, और जो अपने रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है। मिथाइल का जो इफेक्ट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इवन मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट भी पॉजिटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो OH और CH3 के बीच वाली पोजीशन है ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन पर नाइट्रेशन ज्यादा नहीं होगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाइट्रेशन OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि OH जो है ना उसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है, -I एंड +M, और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो नेगेटिव है वो ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा डोमिनेंट रह सकता है। रेजोनेंस इफेक्ट तो ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस पर पहुंचेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो ऑर्थो पोजीशन को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमें मेजर प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन होगा। हालांकि जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है वो भी मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट, इसमें NO2 और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, तो हम दोनों ही प्रोडक्ट्स लिखेंगे, पर ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हम ज्यादा अमाउंट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-methylphenol, यही कंपाउंड जो अभी हमने कंसिडर किया, अब अगर इसका डाइनाइट्रेशन करवाएं, दो नाइट्रो ग्रुप्स अटैच करवाएं, ठीक है ना, तो जो दोनों पोजीशंस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुई है पैरा एंड ऑर्थो, इन दोनों पोजीशंस पर हम NO2 ग्रुप का लगना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाइनाइट्रेशन होगा तो ये दोनों पोजीशंस ऑक्यूपाइड होंगी। OH और CH3 के बीच वाली पोजीशन स्टेरिकली हिंडर्ड है, वहां पर नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं होगा ज्यादा अमाउंट में। थर्ड पार्ट में मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट करवाने के बारे में सोचा गया है। यह है फिनाइल ग्रुप। मिथेनोएट नाम सुन के पता चल रहा है कि यहां पर एक एस्टर की बात हो रही है। फिनाइल मिथेनोएट ये वाला एस्टर होगा। इस एस्टर में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर लगा हुआ है ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, ठीक है ना। इसका अगर मोनोनाइट्रेशन करना है तो आप देख सकते हैं ये जो मिथेनोएट ग्रुप है ये थोड़ा बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप्स में ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, हिंड्रेंस फील होगी। इस वजह से
नाइट्रेशन का मेजर प्रोडक्ट पैरा सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हमको करना आना चाहिए। OCH3 ग्रुप अगर बेंजीन पर लगाओ तो उसको अपन मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन भी इसका IUPAC नेम है। एनेसोल जो कि कॉमन नेम है उसको भी IUPAC नेम के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसकी रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HI से कराएं, जो कि ईथर्स की टिपिकल रिएक्शन होती है, कॉन्सेंट्रेटेड HI की मदद से ईथर्स का ब्रेकिंग, क्लीवेज, तो कहां पर I- अटैक करेगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ये जो बेंजीन के साथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस वजह से बेंजीन रिंग के साथ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो I- जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा उसके लिए इस बेंजीन वाले कार्बन पर अटैक करना डिफिकल्ट होगा, इस CH3 वाले कार्बन पर अटैक करना आसान होगा, इस पर हिस्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। तो सबसे पहले तो H+ अटैच होगा, ईथर का प्रोटोनेशन होगा जैसा कि मैंने कल बताया था, और उसके बाद I- एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। I- के पास अटैक करने के लिए दो साइट्स अवेलेबल हैं। अगर यहां पर अटैक हो CH3 पर तो ये वाला पूरा ग्रुप डिपार्ट करेगा, और अगर इस वाले कार्बन पर अटैक हो तो ये वाला पूरा ग्रुप डिपार्ट करेगा। लेकिन फिनाइल ग्रुप पर अटैक करना डिफिकल्ट है, मिथाइल ग्रुप पर ही अटैक प्रेफर्ड है, और यहाँ पर CH3I ऑब्टेन होगा, साथ साथ बनेगा फिनॉल। तो ये एसिड कैटेलाइज्ड SN2 रिएक्शन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है और लीविंग ग्रुप को हटा रहा है। डायरेक्ट जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको अपन SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो ये तो ईथर ग्रुप पर अटैक हुआ। बेंजीन रिंग पर भी अटैक हो सकता है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे ब्रोमीन की रिएक्शन एनेसोल के साथ कराई जाए विद एसिटिक एसिड एज द मीडियम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ब्रोमोनियम आयन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट कम ऑब्टेन होगा, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा ऑब्टेन होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हमको लिखना आना चाहिए। इसके अलावा साइक्लिक ईथर्स जो होते हैं, ऑक्सीरेन्स या एपॉक्साइड्स जिनको कहते हैं, वो नॉर्मल ईथर्स के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्काइल ईथर्स के मुकाबले साइक्लिक ईथर्स या एपॉक्साइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण है कि इनमें 3 मेंबर्ड रिंग होती है, और 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है, रिंग स्ट्रेन या एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होता है, और ये रिंग ओपन करने की टेंडेंसी रखती है। रिंग ओपनिंग की टेंडेंसी होने के कारण ऑक्सीरेंस ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिंग ओपनिंग भी दो तरीकों से होती है, एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग एंड बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैं ऑक्सीरेन की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन मेंशन करूं तो ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर की मदद से किसी सब्सटेंस का ब्रेक होना। अगर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीरेन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ईथर का ऑक्सीजन इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह का प्रोटोनेटेड ऑक्सीरेन बन जाएगा, और इसके प्रोटोनेशन के बाद फिर जो सॉल्वेंट है वाटर वो अटैक करेगा, और सॉल्वेंट उस साइड पर अटैक करेगा जहां पर बेटर कार्बोकेटायन बन सकता हो। वाटर यहाँ पर बैक साइड अटैक करेगा और उस साइड पर अटैक करेगा जहां पर बेटर कार्बोकेटायन बन सकता हो।
क्योंकि इस रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट मिलती है ना, वो कार्बोकेटायन लाइक होती है, कार्बोकेटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है। और कार्बोकेटायन जो है ना, वो इस वाले कार्बन पर ज्यादा स्टेबल बनेगा दूसरे वाले कार्बन के मुकाबले। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो यहां पर H2 अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल OH2 प्लस, और रिंग ओपन हो जाएगी CH2OH। फाइनली ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसका H प्लस रिमूव हो जाएगा। ऐसा सोच लो कि पानी जो है सॉल्वेंट, उसका ऑक्सीजन यहां से H प्लस को निकाल रहा है, और इस तरह का एक डायऑल ऑब्टेन होगा, डायऑल, विसिनल डायऑल। विसिनल डायऑल तो समझ रहे होगे, पड़ोस वाले कार्बन पर OH OH बॉन्ड्स लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं विसिनल डायऑल्स। इस तरह के कंपाउंड्स के लिए जनरल नेम है ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल ऑब्टेन हो रहा है, ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। यहीं पर बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, OH माइनस बेसिक मीडियम में इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग। तो यहां पर प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि बेसिक मीडियम है। ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है तो लेस हिंडर्ड पोजीशन पर अटैक करेगा। इन दोनों कार्बन्स में आप देख लीजिए लेस हिंडर्ड कार्बन कौन सा है, ये कॉर्नर वाला कार्बन ही लेस हिंडर्ड है, इस पर अटैक होगा। तो ये दोनों प्रोसेसेस में फर्क है। ऊपर वाली प्रोसेस में कार्बोकेटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होने के कारण H2O जब अटैक करता था तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करता था, ताकि कार्बोकेटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो सके। और OH माइनस यहां पर जो अटैक कर रहा है वो लेस हिंडर्ड पोजीशन पर कर रहा है। रिंग दोनों ही केस में ओपन हो रही है, CH3 CHO माइनस CH2OH। ये एक एल्कोक्साइड आयन ऑब्टेन हुआ, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये वाटर में से भी H प्लस निकाल लेगा और फिर से यहां पर ग्लाइकॉल ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये इपॉक्साइड्स की रिएक्शन है, एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग एंड बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इपॉक्साइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर यहां पर CH3MgBr रहता तो CH3MgBr में भी CH3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल फिर से लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करता और रिंग ओपन होती, CH3 CHO माइनस CH2, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला CH3 यहां लग गया। MgBr आप इसके साथ में खड़ा कर सकते हो बस चार्ज बैलेंसिंग के लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अटैक के बाद ये स्पीशीज बन रहा है, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, इसमें पानी डाल दें तो अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। तो इपॉक्साइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ भी रिएक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर भी बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग हो रही है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो CH3 माइनस है वो अपने आप में एक बेस है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो ये इपॉक्साइड्स की रिएक्शंस हुई। यही सब है इस चैप्टर में। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में भी कुछ मेंशन्ड है चैप्टर में, वो है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो मिथेनॉल और इथेनॉल के बारे में आप अपने लेवल पर शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें, जैसे इनका कॉमन नेम क्या है, इनको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कार्बेनॉल भी कहते हैं, वुड स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको बनाने का तरीका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन से है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन से मिथेनॉल इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड को यहाँ पर एज कैटलिस्ट यूज करते हैं और ये रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड वेरी हाई प्रेशर्स पर करवाई जाती है। ठीक है, मिथेनॉल की प्रिपरेशन की ये रिएक्शन। मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 337 केल्विन है। 337 केल्विन मतलब 60 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा, 64 डिग्री सेल्सियस। मिथेनॉल हाईली पॉइजनस होता है। इसका थोड़ा भी कंजम्पशन आपकी जान ले सकता है। जहरीली शराब जिसको बोलते हैं वो मिथेनॉल के कारण ही हो जाती है। ठीक है ना, फिर भी इंडस्ट्रियली ये यूजफुल भी है। इसको पेंट्स में यूज करते हैं, वार्निशेस में यूज करते हैं। तो इसके बारे में इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप अपने लेवल पर प्रिपेयर कर लें। कभी कभी इसके कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, कार्बिनॉल किसको कहते हैं, वुड स्पिरिट किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स अपने लेवल पर प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इथेनॉल जो नॉर्मल अल्कोहल कंजम्पशन में लिया जाता है वो यही है, इथेनॉल। इथेनॉल शुगर केन से या इवन ग्रेप्स से प्रिपेयर किया जाता है। उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है C12H22O11, जो शुगर का फॉर्मूला है, पहले तो शुगर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। शुगर के हाइड्रोलिसिस से बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये। तो पहले तो वाटर से हाइड्रोलिसिस किया जाती है शुगर की, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बने, और फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनका फर्मेंटेशन किया जाता है एनारोबिक कंडीशंस में। ठीक है ना, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ये डिकम्पोज होते हैं। यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है जो कि एंजाइम है जिसको जाइमेज बोलते हैं, और ये शुगर के डिकम्पोजिशन में इन्वर्टेज नाम का एंजाइम यूज में लिया जाता है, इन्वर्टेज। तो ये नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, कभी कभी यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इन्वर्टेज शुगर को ब्रेक करने के लिए और जाइमेज अल्कोहल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये एंजाइम्स हैं, नेचुरली अकरिंग कैटलिस्ट्स को एंजाइम्स कहते हैं एसेंशियली। और फिर इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इससे इथेनॉल ऑब्टेन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज का डिकम्पोजिशन जो अल्कोहल बनाने वाली रिएक्शन है, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये एनारोबिक कंडीशंस में करवाई जाती है, कैरिड आउट अंडर एनारोबिक कंडीशंस। मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल से ज्यादा है बड़े साइज के कारण। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने लेवल पर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और भी एक आध पॉइंट अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलता है तो उसको अकोमोडेट करना है। ठीक है ना, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स। सर हाँ बोलो। सर ये मिथेनॉल या इथेनॉल को सर फ्यूल में भी तो यूज करते हैं, मतलब फ्यूल में? पावर अल्कोहल जो फ्यूल आ रहा है आजकल उसमें। हाँ करते होंगे, इनके सारे यूजेस तो मुझे भी पता नहीं है।
करते होंगे डेफिनेटली, फ्यूल सेल्स में भी यूज में लेते हैं इनको, फ्यूल सेल्स में इस तरह के कंपाउंड्स का कंबस्शन करवाया जाता है, ठीक है। यस सर। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप हो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप चेन के एंड में लगा हुआ है तो फिर वो एल्डिहाइड है, और अगर ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में कहीं है, कॉर्नर पर नहीं है, तो फिर वो कीटोन है। इनकी रिएक्टिविटी में फर्क होता है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान होता है, हिंड्रेंस कम होती है, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन्स में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक कीटोन्स उन्हीं को बोलेंगे, एक तरफ फिनाइल ग्रुप एक तरफ अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। एल्डिहाइड्स के लिए IUPAC नेमिंग का स्कीम है एल्केनल, एल्क फॉर द वर्ड रूट, एन इज द प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और अल जो है वो एल्डिहाइड्स के लिए स्पेसिफिक सफिक्स है। कीटोन्स के लिए नाम है एल्केनोन, एल्क इज द वर्ड रूट, एन इज द प्राइमरी सफिक्स, ओन इज द सेकेंडरी सफिक्स। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला, होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज वो है CnH2nO। सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही हो और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स हो तो इनमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको बोलते हैं वो सिर्फ 1 है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, सेम फॉर्मूला का एल्डिहाइड भी मिल सकता है और उसी फॉर्मूला का कीटोन भी मिल सकता है। इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मानते हैं इसलिए इनको आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। चलिए कुछ कॉमन कंपाउंड्स मेंशन करते हैं। एल्डिहाइड्स में सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH, ये हाईली रिएक्टिव है, इसको प्रिपेयर करना भी इतना आसान नहीं है। इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान रहे हर कंपाउंड का फॉर्मल नेम हो, सॉरी कॉमन नेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर कंपाउंड का IUPAC नेम तो जरूर होगा। फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम एक ही कार्बन है इस वजह से वर्ड रूट आएगा मिथ, मिथेनल, CH3C डबल बॉन्ड O CH, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड IUPAC नेम इथेनल, CH3CH2 CHO, कॉमन नेम प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड IUPAC नेम प्रोपेनल। एक और बात, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी क्योंकि ये कार्बन चेन के एंड में है। अगर यही फंक्शनल ग्रुप है, यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी नंबरिंग में, इसलिए इसकी पोजीशन बताना जरूरी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन 1 ही है। एक और बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड्स की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और कीटोन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। IUPAC नेम इसका बेंजीन कार्बल्डिहाइड हो सकता है,
बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। वैसे बेंजल्डिहाइड भी अब IUPAC नेमिंग में एक्सेप्ट कर लिया गया है। बेंजल्डिहाइड इज एन IUPAC एक्सेप्टेड नेम। ऐसे ही कुछ कीटोन्स की बात करते हैं। कीटोन्स में सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा होगा? ध्यान रहे, एक कार्बन या दो कार्बन वाला कीटोन नहीं मिलता, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होना जरूरी है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होना जरूरी है, इसलिए सिंपलेस्ट कीटोन में 3 कार्बन्स हैं। इसका जो कॉमन नेम है या ट्रिवियल नेम है वो है एसीटोन, और IUPAC नेम है प्रोपेनोन, ठीक है ना। इसमें भी कई कंपाउंड्स के नाम IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जैसे ये कंपाउंड बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम एसिटोफिनॉन है। IUPAC नोमेनक्लेचर में भी हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर इसका नाम अलग से लिखना चाहो तो इसका नाम 2 फिनाइल इथेनॉन भी लिख सकते हैं। जैसे 1 फिनाइल इथेनॉन, कीटोन को 1 पोजीशन देंगे, उसी पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथेनॉन। इस तरह से भी नाम दे सकते हैं। वैसे एसिटोफिनॉन भी एक्सेप्टेबल है। दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी रहे तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजोफिनॉन। ये भी IUPAC नेमिंग में एक्सेप्टेड है। तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स के नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए कुछ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नाम अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेम लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस कंपाउंड का नाम लिखें। इस कंपाउंड का नाम लिखें। इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स बताएं। Anybody willing to answer from his side? तनीषा, आप बताओगे फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो इसमें तो एल्डिहाइड वाली साइड से ही नंबरिंग करनी है, ये तो फिक्स्ड है। हाँ अनुराग बोलो, इसका IUPAC नेम। 4-bromo-3-methyl हम्म, हेप्टेनएल्डिहाइड। हेप्टेनल्डिहाइड नहीं, सिर्फ हेप्टेनल। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, एल्केनल, ये इनके IUPAC नेमिंग का तरीका है। सेकेंड वाले कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? हाँ बताइए। 3-methyl-cyclopropanoन। प्रोपेनॉन थोड़ी है ये, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। थर्ड वाला कंपाउंड, एनीबॉडी विलिंग टू नेम? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। हाँ तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन अलग से, क्योंकि CHO ग्रुप उसके बाहर है ना, तो साइक्लोहेक्सेन पूरा पूरा बोला जाएगा और CHO के लिए नाम आएगा कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन
कार्बल्डिहाइड। ऐसे ही इस वाले कंपाउंड का नाम 1 2 3 इस तरह से नेमिंग देंगे। 1 फिनाइल प्रोपेनोन, प्रोपेन 1 ओन भी लिख सकते हैं। कीटो ग्रुप की तो पोजीशन बताई जा सकती है, एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन हमेशा 1 ही होती है। कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिखें। नेम दीज कंपाउंड्स, IUPAC नेम्स। Name these compounds. 5th नंबर पर। हाँ कशिश बोलो। सर 3 ऑक्सो पेंटेनल। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगी एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो या 3 कीटो भी लिख सकते हैं, पेंटेनल। 6th वाले कंपाउंड का नाम, इसमें आप ऑब्जर्व करें 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, CHO CHO CHO। ठीक है ना, किसी तीनों को एक ही चेन में इंक्लूड करना भी पॉसिबल नहीं है। आप देख लो तीनों के तीनों एक चेन में नहीं आ पाएंगे, जबकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम चेन में रखना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पाएंगे। तो इस केस में तरीका ये निकाला गया है कि तीनों को ही मेन चेन से बाहर रखा जाए, जिससे तीनों को एक जैसा पोजीशन मिले, मतलब किसी को ज्यादा प्रेफरेंस ना मिले। तीनों को ही चेन से बाहर रख दिया। चेन यहाँ पर 3 कार्बन की ही सिलेक्ट करी है, ठीक है ना, और इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप मेन चेन के बाहर है तो इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। 7th वाले कंपाउंड का नाम, इसका नाम तो बेंजल्डिहाइड के बेसिस पर लिख सकते हैं, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से अपन को नेमिंग करना आना चाहिए। एक और पॉपुलर कार्बोक्सिलिक एसिड है CHO, तो कॉमनली अपन ग्लायोक्सल कहते हैं, ग्लायोक्सल। तो ये तो बात हुई इनके नॉमेनक्लेचर की। अब आगे बढ़ते हुए आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े भी हैं। मतलब एल्कीन्स के रिएक्शंस में भी, एल्काइंस के रिएक्शंस में, अल्कोहल्स के रिएक्शंस में, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का प्रिपरेशन हमने स्टडी किया है। तो वही चीजें बेसिकली यहाँ पर रिकलेक्ट होंगी, और कुछ नए स्पेशल मेथड्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, तो चलिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेंशन करते हैं। अल्कोहल से प्रिपेयर करना है तो ऑक्सीडेशन के जरिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को अगर अल्कोहल से प्रिपेयर करना है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन के मेथड्स हम प्रीवियस डिस्कशन में मेंशन कर चुके हैं। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है और उसको एल्डिहाइड में बदलना है तो क्या यूज करते हैं, PCC का फुल फॉर्म क्या है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एल्डिहाइड में बदल गया। इवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में CrO3 भी इस पर्पस के लिए मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, या फिर अपन अल्कोहल को वेपराइज कर दें और कॉपर मेटल के ऊपर पास करें 573 केल्विन पर, तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, और डिहाइड्रोजिनेशन होने पर भी अल्कोहल्स एक तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दूसरा तरीका है, मतलब यही वाले तरीके हम 2 डिग्री अल्कोहल्स पर भी अपना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स।
सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए पीसीसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। यहाँ पर पीसीसी यूज तो नहीं करते, CrO3 यूज कर सकते हैं, या फिर कॉपर कैटलिस्ट के ऊपर अल्कोहल वेपर्स पास करा सकते हैं हाई टेम्परेचर्स पर, यहाँ पर कीटोन्स मिल जाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ये तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने का तरीका हुआ वाया ऑक्सीडेशन। दूसरा तरीका है एल्कीन्स से, फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एल्कीन्स के लिए ओजोनोलिसिस करने पर मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑब्टेन होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले ओजोन पास करेंगे जो कि बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन उसके ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने के लिए हम जिंक पास करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो इसमें सिंपली प्रोडक्ट बनाने का तरीका यह है कि आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना दें। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करके उसकी जगह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दें। यहाँ पर अगर जिंक यूज नहीं करते तो फॉर्मल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाता फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन हो जाता CO2 एंड H2O में, ठीक है ना। उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जिंक जो है ना वो ओजोन के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, लिमिट कर रहा है, और फॉर्मल्डिहाइड हमको एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। RCH डबल बॉन्ड CH2 रहे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, एक तरफ से एल्डिहाइड, दूसरी तरफ से सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स भी यहां से ऑब्टेन हो सकते हैं इस तरह से। कीटोन भी ऑब्टेन हो सकता है, अगर एल्कीन्स पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे रहें डबल बॉन्ड पर तो कीटोन ऑब्टेन होगा ओजोनोलिसिस के जरिए। इसमें बस डिमेरिट यही कही जा सकती है कि अपन को यहाँ पर एक से ज्यादा एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिल सकते हैं जिनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। पर ओजोनोलिसिस से हमें एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स मिल सकते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। और एल्काइंस से हम यूजुअली कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस के जरिए। तो यहां पर एल्कीन से प्रिपेयर करने का तरीका तो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, कंट्रोल्ड ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और एल्काइन से प्रिपेयर करने का तरीका है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है, जो कि एक तरह का मार्कोनिकॉव एडिशन ही होता है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ, HgSO4 एंड H2SO4 यहां पर कैटलिस्ट का काम करेंगे। होता ये है कि ट्रिपल बॉन्ड पर एक साइड H और एक साइड OH ऐड हो जाएगा। HC डबल बॉन्ड CH, एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर OH। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है ना उस पर OH ग्रुप ऐड होगा, इसी को मार्कोनिकॉव एडिशन कहते हैं। अभी फिलहाल अपन ने सिंपलेस्ट एल्काइन लिया है इथाइन, तो इसमें तो अपन OH किधर भी लगा सकते हैं, दोनों ही कार्बन से एक जैसे हैं। उसके बाद ये आप ऑब्जर्व करो, ये जो अल्कोहल बना है ये एक ईनॉल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप भी है, इसको बोलते हैं ईनॉल।
और ये जो इनॉल है ना, ये टॉटोमराइज करता है, अपने एक फंक्शनल आइसोमर में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में या कीटोन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन होगा टॉटोमेरिज्म के जरिए। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? Functional isomers that exist in a mutual equilibrium, dynamic equilibrium, are said to be tautomers. ऐसे कंपाउंड जो कोएग्जिस्ट करते हों, इनॉल और एल्डिहाइड्स या कीटोन्स कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो इथाइन से तो एसिटल्डिहाइड मिला, लेकिन अगर कोई और एल्काइन रहा, जैसे ये HgSO4, हाँ कशिश बोलो। सर ये एक बार इसकी कोई मैकेनिज्म बता दोगे सर, ये टॉटोमर है टॉटोमेरिज्म का क्या? सर, ये इसकी मैकेनिज्म बता दो सर एक बार। टॉटोमेरिज्म तो या तो एसिड कैटेलाइज्ड होता है या बेस कैटेलाइज्ड होता है, ठीक है ना। टॉटोमेरिज्म एसिड या बेस कैटेलाइज्ड हो सकता है। इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OH है, इसका ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर कोई बेस है मीडियम में, तो वो इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, CH2 माइनस बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, और फिर ये जो एनायन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखें, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस H, इसको इनोलेट आयन कहते हैं, इनोलेट आयन। और फिर ये इनोलेट आयन वाटर में से H प्लस निकाल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अपने आप में एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर से H प्लस निकालेगा तो इस तरह से इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म में अक्सर एसिड या बेस कैटेलाइज होता है, एसिडिक मीडियम में एक इनॉल दूसरे में कन्वर्ट होता है, या बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। अभी इसके ज्यादा डिटेल्स में अपन को जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इस वाली रिएक्शन पर आते हैं। इसमें ये वाला कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस पर OH लगेगा और दूसरे वाले कार्बन पर H, तो ये मार्कोनिकॉव एडिशन हो गया। फिर से यहाँ पर इनऑल बन गया। इनऑल जो है ना वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इक्विलिब्रियम कीटो फॉर्म को ज्यादा फेवर करता है नॉर्मली, until and unless इनॉल फॉर्म में कोई स्पेशल स्टेबिलिटी हो, कीटो फॉर्म ही ज्यादा डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर एसीटोन ऑब्टेन हो रहा है। इनफैक्ट ये जो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस वाला मेथड है ना, इससे कीटोन्स ही ऑब्टेन होते हैं, सिर्फ इथाइन से ही एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, ऑल अदर एल्काइंस विल यील्ड अ कीटोन, ठीक है। पूछना है किसी को कुछ? म्यूट करो। तो ये एल्काइंस के हाइड्रेशन का मेथड हुआ। इसके अलावा कई सारे और मेथड्स हैं, मिसलेनियस मेथड्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑब्टेन करने के, चलिए वो मेंशन करते हैं। उनमें से कई सारी रिएक्शंस तो नेम रिएक्शंस हैं, और जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, जिनके कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। जैसे एक है रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन में काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के प्रिपरेशन में नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर एसिड क्लोराइड का RCOCl जिसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, उसका रिडक्शन करवाया जाता है। रिडक्शन मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो है पैलेडियम एंड BaSO4। पैलेडियम BaSO4 को रोजेनमंड कैटलिस्ट भी कहते हैं, रोजेनमंड कैटलिस्ट।
और इस रिएक्शन से एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। स्पेशली बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए रोजनमैन रिडक्शन यूज में लिया जाता है, बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए। वैसे दूसरे एल्डिहाइड्स भी यहां से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये बेंजोइल क्लोराइड है, इस कंपाउंड को बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करें पैलेडियम BaSO4 से, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो यह है रोजनमैन रिडक्शन। दूसरी रिएक्शंस साइनाइड्स से हैं, फ्रॉम साइनाइड्स RCN एल्काइल साइनाइड। पहले तो इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से विद SnCl2 एज द कैटलिस्ट। तो यहाँ पर साइनाइड जो है ना वो इमीन में बदल जाता है। इसका मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें अपन एंटर नहीं करेंगे। इमीन में बदल जाता है। इमीन तो समझते होगे, अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो उसको इमीन कहते हैं, और अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स ही रहे तब वो अमीन्स होते हैं। और फिर इस इमीन की हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर इसमें ऐड कर दें, तो इससे NH3 डिपार्ट करता है और फाइनली ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RCHO। तो एल्काइल साइनाइड, फर्स्ट स्टेप इज SnCl2 plus HCl, सेकेंड स्टेप इज सिंपली हाइड्रोलिसिस, एडिंग ऑफ वाटर। इस पर्टिकुलर मेथड को बोलते हैं स्टीफंस रिएक्शन। तो ये नेम्ड रिएक्शन है, इसको भी याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यही वाला काम एक दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हो पाता है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेंथी नाम है इसका, डाई आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स किसको कहेंगे? CH3 CH CH3 CH2। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल। ऐसे दो ग्रुप्स एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डेड हों, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो 2 बॉन्ड्स तो डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स के साथ बने और तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हो, तो इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके लिए शॉर्ट में नाम है डाइबल H। डाई D isobutyl, A for aluminium, Al for aluminium and H for hydride। डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H इसको बोलते हैं। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस में ये यूज में लिया जाता है। तो पहले डाइबल H के साथ रिएक्शन कराएं और बाद में हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर ऐड कर दें, तो भी एल्डिहाइड बन जाएगा। ये स्टीफंस रिएक्शन नहीं है। स्टीफंस रिएक्शन SnCl2 plus HCl वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो साइनाइड से भी हम एल्डिहाइड्स ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो SnCl2 plus HCl या फिर डाइबल H। दूसरा मेथड है एस्टर्स से, फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स का रिडक्शन भी डाइबल H से किया जाता है। डाइबल H नाम का रिड्यूसिंग एजेंट किस किस को रिड्यूस करेगा, इसके बारे में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती, बस 2 का रिडक्शन दिखाया हुआ है, एक तो साइनाइड्स का और दूसरा एस्टर्स का। हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डाइबल H रिड्यूस नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। एस्टर्स का रिडक्शन करें डाइबल H से तो एल्डिहाइड में बनेगा, और जो ये एल्काइल वाला पार्ट है इससे अल्कोहल ऑब्टेन होगा, ठीक है। इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN रहे और हम डाइबल H से रिएक्शन कराएं, बाद में हाइड्रोलिसिस करें, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उस पर हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। ठीक है ना, बस एल्डिहाइड ऑक्टेन होगा कॉर्नर पर। तो डायबल H डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। इसके अलावा कुछ और स्पेशल रिएक्शंस हैं बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन की, टॉलुईन की रिएक्शंस, ये सब अपन को याद ही करनी पड़ेंगी। और याद करने का तरीका है लिखना। आज लिखो, कल लिखो, परसों लिखो, एक बार देख कर लिखो, एक बार सोच कर लिखो बिना देखे। ठीक है ना, सारे मेथड्स रिकॉल करके लिखो जितना याद आता है कि एल्डिहाइड्स को बनाने का क्या क्या तरीके बताए थे। ठीक है ना, अल्कोहल से, एल्कीन से, एल्काइन से, रोजनमंड रिडक्शन, साइनाइड से, एस्टर्स से, जितना याद आता है वो लिखो और फिर चेक करो आप कितना याद कर पाए, कितना गलत याद रहा, कितना सही याद रहा। ठीक है ना, CrO2Cl2 with CS2 as a non-polar solvent और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। तो ये जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है ना, ये तो अपन को याद करनी ही पड़ेंगी। जैसे रोजनमंड रिडक्शन है, स्टीफन्स रिएक्शन है, स्टीफन्स रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, ये सब नेम्ड रिएक्शंस तो अपन को डेफिनेटली याद करनी पड़ेंगी। इटार्ड्स रिएक्शन, टॉलुईन से ही बेंजल्डिहाइड पहुंचने का एक और तरीका है, उसमें हम यूज करते हैं CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इन सब रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पढ़ने तो नहीं बैठ सकते डेफिनेटली, इनको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इटार्ड्स रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन की एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। सर हाँ बोलिए। सर ये एनसीईआरटी में क्या इसकी अटार्ड की इंटरमीडिएट दे रखा था, तो सर वो बता दो एक बार कैसे होगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ये सर वो हाँ बीच में कुछ बन तो रहा था सर। इंटरमीडिएट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका इंटरमीडिएट, आप एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। बस आपको प्रोडक्ट लिखना सीखना पड़ेगा। इंटरमीडिएट के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl in the presence of AlCl3। ये स्पेसिफिकली बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन की रिएक्शन है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पर कई सारी नेम्ड रिएक्शंस हैं और नेम्ड रिएक्शंस यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट होती हैं। गैटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, इन सबको याद रखें। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का लोन पेयर इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है Cl माइनस का। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि Cl माइनस जो है ना वो AlCl3 के साथ जा रहा है और इस प्रोसेस में HC ट्रिपल बॉन्ड O बन जाता है। HC ट्रिपल बॉन्ड O एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। इसके ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं, एक में कार्बन पर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, एक में ऑक्सीजन पर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है? इसमें से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इवन दो ऑक्सीजन पर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें सभी एटम्स की ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, इसलिए वो लेस स्टेबल है। कार्बन और ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीशन मोस्ट स्टेबलाइजिंग होता है। लेकिन जब अपन को
अटैक करवाना होगा तो इस सेकंड वाले कार्बोकेटाइन से ही करवाएंगे। पहले बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट करेंगे, लोन पेयर क्रिएट करेंगे और फिर इस लोन पेयर को इस फॉर्माइल कार्बोकेटाइन में अटैक करवाएंगे। ठीक है ना? इस तरह से एक एरीनियम आयन बनेगा, एरीनियम आयन, C डबल बॉन्ड OH अटैच हो जाएगा और फाइनली सॉल्यूशन में या सिस्टम में कोई एनायन है या कोई बेस है जो इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहां पर एक लोन पेयर क्रिएट होगा जो इधर साइडवेज ओवरलैप करेगा, जिसके चलते बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रिज्यूम हो जाएगी और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये जो गैटरमैन कोच रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। जिस तरह से अपन ने फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी, एनेसॉल के लिए पढ़ी, वैसे ही एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सब मेथड्स हैं। इसके अलावा एक मेथड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी है। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर और इनमें से कई सारे तरीके हम पहले से जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में 11th या 12th क्लास में हमने पढ़े हुए हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी गैटरमैन कोच रिएक्शन जैसा ही है। गैटरमैन कोच रिएक्शन में भी AlCl3 एज अ ल्यूइस एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी करते हैं। RC डबल बॉन्ड OCl AlCl3, ठीक है ना? AlCl3 एक ल्यूइस एसिड है, वो यहां से बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, Cl- आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से एसाइल कार्बोकेटायन बनेगा। एसाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जिस तरह से ऊपर वाला फॉर्माइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, बिल्कुल वैसे ही RC ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बन पर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। फिर से अगर कोई पूछे इनमें से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इसका जवाब है सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, वो ये वाला कार्बोकेटायन रहेगा। जब बेंजीन रिंग पर अटैक कराने की बारी आएगी तो बेंजीन रिंग का एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कॉर्नर पर लोन पेयर लाएंगे और वो लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, इस तरह से C डबल बॉन्ड OR और फाइनली यहां पर से H+ का लॉस होगा, एरोमेटिसिटी रिज्यूम हो जाएगी, वापस कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा और इस तरह से हमको एल्काइल फिनाइल कीटोन्स मिल जाएंगे। तो फिनाइल ग्रुप इन्वॉल्व करने वाले कीटोन्स बनाने हो तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक बेटर मेथड है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। एसाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण रीअरेंज कभी नहीं करेगा। सो दीज आर वेरियस मेथड्स। इनफैक्ट मेथड्स की लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं कीटोन्स को, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शंस तो मैं एग्जॉस्टिवली पहले लिखवा चुका हूं, तो वो आपके लिए एक रिकलेक्शन वाली बात ही हो जाएगी। याद करो, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा सकते हैं, RMgX, ठीक है ना? इस प्रोसेस में एक्चुअली हाइड्रोलिसिस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन 1 मोल ही यूज करें, अदरवाइज कीटोन भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसमें जो R माइनस आयन है यहां से, वो इस ग्रुप पर अटैक करेगा, RCO-Cl R', फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस ओवरलैप करने जाएगा और क्लोराइड आयन डिपार्ट करेगा, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R', कीटोन। तो एसिड क्लोराइड्स के जरिए हम कीटोन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड्स कीटोन्स पर भी अटैक कर देता है, ध्यान रहे। इसीलिए यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन को 1 मोल ही यूज करना है। अगर वो एक्सेस में बच गया तो इस कीटोन पर भी अटैक हो जाएगा और फिर हमें कीटोन नहीं अल्कोहल मिल जाएगा।
ऐसे ही साइनाइड से भी कीटोन्स ऑब्टेन होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेसिकली कीटोन्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है ना, R-MgX NH3O+। तो पहले स्टेप में R माइनस यहां अटैक करेगा, RC डबल बॉन्ड N माइनस MgX प्लस, और इधर एक R- लग गया। फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्टीमेटली कीटोन ऑब्टेन होता है। यहां पर अल्कोहल बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करके इस तरह का कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद कीटोन बन रहा है, और जब हाइड्रोलिसिस कर ही देंगे तो उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे भी अटैक नहीं करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक्शन को कंप्लीट होने के बाद ही हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कीटोन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे प्रिपरेशन के। एक बार फिर से देखते हैं ताकि चीजें मन में याद रह जाएं, कुछ सेटल हो जाए मन के अंदर। एक तरीका तो अल्कोहल से है, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा बेसिकली। वो ऑक्सीडेशन आप डिहाइड्रोजनेशन के जरिए भी कर सकते हो, ठीक है ना, कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज करके। ये रिएक्शन भी याद रखना, ये कभी कभी आ जाती है। इसके अलावा एक तरीका एल्कीन से है। एल्कीन्स का क्या करना पड़ेगा, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जो कि एक डिमेरिट है। और एल्काइंस का करना पड़ता है हाइड्रेशन, HgSO4 H2SO4। पहले मार्कोनिको एडिशन ऑफ वाटर होता है और फिर टॉटोमेराइजेशन होता है। यहां पर सिर्फ इथाइन से एल्डिहाइड मिलता है। ऑल अदर alkynes yield ketones. Apart from ethine, all other alkynes upon hydration yield a ketone. सिर्फ इसी से एल्डिहाइड मिलेगा। उसके बाद मिसलेनियस मेथड्स हैं, नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनको ध्यान रखना जरूरी है। रोजनमंड रिडक्शन लिख के मेमोराइज करना है। कीटोन प्रिपरेशन का मेथड नहीं, एल्डिहाइड प्रिपरेशन का मेथड है। साइनाइड्स के केस में स्टीफन्स रिएक्शन है और डाइबल H है। एस्टर्स के केस में डाइबल H, ठीक है ना। ये क्रोमाइल क्लोराइड कहलाता है, ये कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड। इसके केस में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका भी स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनता है, अगर मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट बना दूं तो फर्स्ट स्टेप के बाद यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर PH CH OCr OH Cl2 होल ट्वाइस बनता है, और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये बनता है। आई डोंट थिंक यहाँ पर इंटरमीडिएट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप लोग ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। एक और मेथड जो टॉलुइन के लिए है वो ये है, क्रोमिक ऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके अलावा गैटरमैन कोच रिएक्शन सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। इनफैक्ट गैटरमैन कोच रिएक्शन काफी हद तक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसा ही है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते, ये इसका लिमिटेशन है। कांट प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए ऑलरेडी कई मेथड्स बता चुका हूं, जैसे इटार्ड्स रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। इनफैक्ट एक और रिएजेंट भी होता है जो एसाइल क्लोराइड्स पर वर्क करता है, उसका नाम है R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम का एक्शन भी वैसा ही है जैसा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। यहां से भी R- आयन निकलेगा और क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोराइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, Cl हट जाएगा और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप। डाई एल्काइल कैडमियम से भी कीटोन ऑब्टेन कर सकते हैं, बाद में हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं कुछ भी एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को खत्म करने के लिए। अगर एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच गया तो उसको खत्म करने के लिए हाइड्रोलिसिस कर देते हैं।
तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारी रिएक्शंस हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की टिपिकल रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसके अलावा वो एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनेजारो रिएक्शंस भी अंडरगो करते हैं। उन रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन में बात करेंगे। अभी आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को मेमोराइज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट डिस्कशन में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे बात करेंगे। जिस तरह से एल्काइल हैलाइड्स की टिपिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, वैसे ही एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जनरल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। फिलहाल आज अपन यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।